हिटलर। जन्म हुआ अप्रैल 20, 1889 को और आत्महत्या की अप्रैल 30, 1945 को। ये ऑस्ट्रियन जो अचानक ही कहीं से आया, जर्मनी पर कब्जा करने में कामयाब कैसे रहा? उसने नफरत और हिंसा के बीज कैसे बोए? और हिटलर और नाज़ीज ने दुनिया को सर्वनाश की तरफ कैसे धकेला? वो हिटलर फिनोमिना मुमकिन कैसे हुआ? माइन काम्फ में हिटलर लिखता है, पहला विश्व युद्ध मेरे अब तक के जीवन का वो पहलू है जिसे मैं कभी नहीं भुला पाऊंगा। 4 सालों से कॉर्पोरल हिटलर एक कुरियर होने के नाते बवेरिया की 16th इन्फेंट्री रेजिमेंट के लिए मैसेजेस पहुंचाता रहा है। वो ट्रेंच से ट्रेंच तक भागता हुआ सैनिकों तक उनके ऑर्डर्स पहुंचाता है। यह बेहद खतरनाक काम है। उसे आयरन क्रॉस से नवाजा जाता है। वो अपने आयरन क्रॉस को अपनी नाज़ी पार्टी के तमगे के नीचे लगाएगा। पहले विश्व युद्ध के दौरान तमाम खून खराबे को देखकर बाकी सैनिकों की तरह हिटलर को भी एहसास होता है कि इंसान की जिंदगी कितनी सस्ती हो सकती है। हिटलर धीरे धीरे एक कट्टर राष्ट्रवादी बन जाता है। साथ ही ट्रेंचेस में यह विचार जन्म लेने लगता है कि एक दिन वो उठेगा और तकलीफ में घिरे अपने साथियों का सहारा बनेगा। दूसरे शब्दों में, राजनीति में जाएगा। हिटलर जंग में साथ लड़े अपने पुराने साथियों की दोस्ती से फायदा उठाना अच्छी तरह जानता है। जैसा कि वो 15 साल बाद सीमेंस फैक्ट्री में मजदूरों को भाषण देते वक्त करता है। मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे साथी जर्मन मजदूरों, मैं आपके बीच में से ही उठा हूं। मैं आप लोगों में से ही एक था। जंग के 4 सालों के दौरान मैं बिल्कुल आपके साथ था। फिर धीरे धीरे पक्के इरादे के साथ खुद को समझा सिखाकर और बहुत सी तकलीफें झेलकर मैंने खुद को ऊपर उठाया। पर अंदर से मेरा विश्वास कीजिए, आज भी मैं वही हूं जो मैं पहले था। आगे आने वाली घटनाओं का सिलसिला उसे राजनीति के और पास ले जाएगा। अक्टूबर 13, 1918 की रात को एक गैस शेल का हमला उसे कुछ समय के लिए अंधा कर देता है। उसे वहां से निकालकर पहले एक फील्ड हॉस्पिटल और फिर जर्मनी ले जाया जाता है। बहरहाल फ्रंट पर जर्मन्स को पीछे धकेला जाता है और बहुतों को बंदी बना लिया जाता है। फ्रेंच से नफरत का दायरा बढ़ चुका है और उनकी अपमानजनक हरकतें आग में घी का काम कर रही हैं। बंदी, काइजर के सैनिक, जर्मन एम्परर विलियम II अपनी गरिमा को कायम रखने की कोशिश करते हैं जब उन्हें उन्हीं फ्रेंच और बेल्जियन गांवों के बीच से चलाया जाता है जिन पर पिछले 4 सालों से उन्हीं का दबदबा था। बाकी की जर्मन आर्मी वापस लौटना शुरू करती है। ये सैनिक इस हार की कड़वाहट को कभी नहीं भुला पाएंगे और एक्सट्रीम राइट विंग प्रोपेगेंडिस्ट्स इस हार के लिए जर्मनी के उन देशद्रोहियों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं जिन्होंने दुश्मन से बातचीत की थी। इसी वक्त हिटलर के जीवन में एक घटना घटती है जिसे वो हमेशा एक टर्निंग पॉइंट मानेगा।
वो धीरे धीरे रिकवर करता है और आखिरकार बर्लिन के उत्तर में मौजूद उस पासेवॉक हॉस्पिटल में उसकी दृष्टि वापस आ जाती है, जहां आर्मी शेल शॉक के केसेस का इलाज करती है। हिटलर बताता है कि जब उसने एम्परर के गद्दी से हटने, रिपब्लिक के लिए राह बनाती जर्मन मोनार्की के अंत और जर्मनी की हार के सबूत, आर्मिस्टिस ऑफ नवंबर 11, 1918 के बारे में सुना तो उसके अंदर से एक आवाज आई। वो कहता है, इस आवाज ने मुझे जर्मनी के लोगों को आजाद करने और जर्मनी की महानता को फिर से कायम करने के लिए कहा है। हिटलर इस भ्रम में अपने जुनून को मिला देगा। उसके लिए जर्मन ईगल को यहूदियों ने मारा था। माइन काम्फ में वो लिखता है, अगर हमने जंग के दौरान एक बार भी 12 से 15,000 हिब्रू देशद्रोहियों पर जहरीली गैस का इस्तेमाल किया होता तो लाखों लोगों की कुर्बानी बेकार नहीं जाती। पहले ही 1916 के आखिर में इंपीरियल आर्मी के हेड्स फील्ड मार्शल हिंडनबर्ग और उनके सहयोगी जनरल लूडेनडॉर्फ ने एक अल्ट्रा नेशनलिस्ट जेस्चर के तहत उन यहूदियों के खिलाफ कार्रवाई की थी जिन पर देशद्रोही होने का संदेह था। एंटीसेमिटिज्म यानी यहूदियों से नफरत सदियों पुरानी चीज है और इसकी कोई सीमा नहीं है। पूरे इतिहास में अपनी इस नियति से परेशान यहूदियों को, चाहे वो बहुत ज्यादा गरीब हों या फिर अमीर, समय समय पर मुसीबत की घड़ियों में बलि का बकरा बनाया गया है। बीसवीं सदी की शुरुआत में वो रशिया में सामूहिक हत्याओं और नरसंहार के शिकार बने। उनमें से बहुत से जो इस अत्याचार से बचकर भागे वो जर्मनी में बस गए। बड़ा सवाल यह है, क्या खुद हिटलर की रगों में यहूदी खून था? नाजी हुकूमत ने इस राज को राज ही बनाए रखा है और वो कभी इसे गलत साबित नहीं कर पाए। वो नहीं जानते कि उनके ग्रैंडफादर्स में से एक कौन थे। उनके पिता के पिता की पहचान अज्ञात है। हिटलर की ग्रैंडमदर ने आखिरकार एक मिलर योहान हिटलर से शादी की, जिसने उनके बेटे को अपनाया और उसे अपना नाम दिया। नाज़ी कानून के मुताबिक हिटलर जर्मन्स पर लागू होने वाले तथाकथित प्रोटेक्शन ऑफ द ब्लड क्राइटेरिया पर खरे नहीं उतरते हैं, जिन्हें उत्पीड़न से बचने के लिए यह साबित करना होता है कि उनके 4 ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई भी यहूदी नहीं है। नाज़ी शर्तों के सामने हिटलर यह साबित नहीं कर सकता कि वो यहूदी नहीं है। अप्रैल 20, 1889 अडोल्फ हिटलर का जन्म एक कैथोलिक परिवार में होता है। उस वक्त के ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के ब्राउनो अम इन में, जो कि जर्मन एम्पायर की सीमा पर एक छोटा सा कस्बा है। उनके पिता एक कस्टम्स ऑफिसर हैं, एक विडोवर जिन्होंने शादी को एक इंटरब्रेड यूनियन बनाते हुए अपने से कहीं कम उम्र की अपनी कजन से दोबारा शादी की थी। हिटलर के बचपन के शुरुआती सालों में परिवार को उनके पिता के सीमा पर बार बार तबादलों की वजह से नई जगहों पर जाना पड़ता था। 8 साल की उम्र में वो इस मॉनेस्ट्री में एक ऑल्टर बॉय हैं। वो गाते हैं और पादरी के आत्म बलिदान और सेंस ऑफ मिशन की सराहना करते हैं। उनकी नजर मॉनेस्ट्री के पेडिमेंट पर बने एक अजीब से क्रॉस पर पड़ती है। वो स्वास्तिक का आदि रूप है जो आगे चलकर नाज़ी एम्बलम बनेगा। हिटलर मॉनेस्ट्री के उस क्रॉस को हमेशा याद रखेगा, जैसे कि वो उनकी नियति की पूर्व सूचना हो। भारत में कई सदियों से स्वास्तिक इस बात का प्रतीक है कि मानवता का जीवन चक्र हमेशा घूमता रहता है, लेकिन नाज़ीज इसके मतलब को बदल देते हैं। ये लंबे कद, नीली आंखों और सुनहरे बालों वाली एक मिथिकल प्योर रेस का सिंबल बन जाता है, जिसके सर पर हिटलर हेलमेट रख देता है और उसके एक सुपीरियर रेस होने का वहम पैदा करता है। जर्मनी के लड़के छरहरे होने चाहिए, लंबे लिम्स, खरगोश के जैसी फुर्ती,
लेदर की तरह सख्त और स्टील की तरह मजबूत होने चाहिए। हमने फैसला कर लिया है, हम एक नई रेस तैयार करेंगे। लेकिन बड़े होते हुए हिटलर खुद इन पैमानों पर खरा नहीं उतरता है। उसकी मां उसे लाड़ प्यार से पालती है। वो अपने करियर की कुछ अहम घड़ियों के दौरान इस ऑस्ट्रियन जमीन पर वापस लौटेगा, जैसे कि इस समय पोलैंड पर हमला करने और द्वितीय विश्व युद्ध को भड़काने से कुछ हफ्ते पहले। ये हिटलर के बचपन वाले घर की तस्वीरें हैं, जिन्हें उसकी मिस्ट्रेस एवा ब्राउन ने फिल्म और एडिट किया था। उसे अपने पिता से कोई शिकायत नहीं है, जो नियमों के पक्के थे और शराब पीते थे। पर उनकी मां, जिनकी मौत 47 साल की उम्र में कैंसर से हुई थी, वो अकेली इंसान थी जिन्हें हिटलर ने कभी सच में प्यार किया था। फ्यूरर के सभी जन्मदिनों के दौरान उनकी तस्वीर मौजूद रहती है और अपनी आखिरी घड़ियों में अपने बंकर के अंदर भी हिटलर उनके पोर्ट्रेट को साथ लेकर जाते हैं। हिटलर की राय अपने पिता से अलग थी, जो उन्हें एक सिविल सर्वेंट बनाना चाहते थे। हिटलर स्कूल में ज्यादा देर तक नहीं टिक सका। अपने घमंड में वो खुद को एजुकेशन सिस्टम से ऊपर समझता था। 19 साल की उम्र में अपनी मां की मौत के बाद वो वियना चला जाता है। अब भी उसका राजनीति में जाने का कोई इरादा नहीं है। वो तो बूज आर्ट्स एकेडमी में दाखिल होने के ख्वाब देखता है। अपने गुजरे वक्त के बूते पर वो एक बोहेमियन आर्टिस्ट का जीवन जीने में कामयाब रहता है। अपने होम प्रोविंस को छोड़ देने के बाद वो ऑस्ट्रो हंगेरियन कैपिटल में रह रहे कई समुदायों को देखता है। चेक्स, पोल्स, इटालियंस, क्रोएशियंस और ज्यूज। वो बाद में कहेगा, नस्लों का ऐसा अपवित्र मिलन मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वो बिना किसी खास तैयारी के बूज आर्ट्स एंट्रेंस एग्जाम को पास करने की कोशिश करता है। अति महत्वाकांक्षी होने के बावजूद उसका दाखिला नहीं हो पाता। उसके बाद आने वाला समय आसान नहीं है। ये ग्रेट वॉर से कुछ पहले की बात है। वो पुरुषों के लिए बने एक बोर्डिंग हाउस में रहता है और टूरिस्ट्स के लिए पोस्ट कार्ड्स कॉपी करके गुजर बसर करता है। जो थोड़े बहुत पैसे वो कमाता है, उनसे वैगनर को सुनने के लिए ओपेराज अटेंड करता है, जो उनके एक दोस्त के मुताबिक हिटलर को मदहोश कर देता है। हिटलर, जिसकी जिंदगी बहुत ही साधारण सी है, जर्मैनिक लेजेंड के इन हीरोज के सपने देखता है। उसका एक पसंदीदा ओपेरा है रेंजी, जिसमें एक युवा योद्धा अपने लोगों की रक्षा करने का बीड़ा उठाता है। मोबिलाइजेशन। अगस्त 2, 1914 को हिटलर 25 साल का है और युद्ध की घोषणा इस नाकाम आर्टिस्ट के जीवन को बदल डालेगी। पहले मिलिट्री सर्विस से बचने के लिए वो ऑस्ट्रिया से भाग गया था। अब वो म्यूनिख जर्मनी में है, जहां एक्सट्रीम नेशनलिस्ट सेंटिमेंट की एक लहर पूरे यूरोप को सबसे बड़े खून खराबे की तरफ ले जा रही है। वो युद्ध में लड़ा और युद्ध ने उसे बदल डाला। अपनी रेजिमेंट में 4 साल बिताने के बाद वो क्रांति के दर्द से तड़पते म्यूनिख में जर्मनी वापस लौटता है। हिटलर 30 साल का है। ये कुछ अहम फैसले लेने की घड़ी है। अव्वल तो वो सेना में ही रहना चाहता है, जो सोशल डेमोक्रेट प्रेसिडेंट फ्रीडरिश एबर्ट की नई हुकूमत के सही और स्थिर रहने की गारंटी देती है। नए रिपब्लिक को मार्क्सिस्ट रेवोल्यूशनरी मूवमेंट का सामना करना होगा, जो उसी तरह से सत्ता छीनने की कोशिश कर रहा है जैसे 2 साल पहले रशिया में बोल्शेविक्स ने छीनी थी। वॉलंटियर नेशनलिस्ट्स यानी फ्री कोर की मदद से सेना उन्हें कुचल देती है, जो आगे चलकर नाजी पार्टी का आधार बनता है। हिटलर सेना में बहुत जोश के साथ काम करता है। उसका मकसद बिल्कुल साफ है, सर पर छत और 2 वक्त की रोटी, और इसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। वो एक जासूस, एक मुखबिर बन जाता है और उन कॉमरेड्स के खिलाफ काम करता है जिन पर रेड्स होने का शक है। उनके सुपीरियर ऑफिसर्स, जिनकी ड्यूटीज में कम्युनिस्ट आइडियाज का सामना करके लोगों को नियंत्रण में रखना भी शामिल है, उनके एंटी रेवोल्यूशनरी जोश को नोटिस करते हैं।
वो हिटलर को एक मिशन देते हैं, वापस आए जर्मन सैनिकों और युद्धबंदियों में फिर से उत्साह भरना। हिटलर का कमांडिंग ऑफिसर नोट करता है, वो बोलने में बहुत माहिर है। उसका कट्टरपन और सोच सुनने वालों को जकड़ लेती है और वो उसकी तरह सोचने लगते हैं। हिटलर कहता है, उस वक्त मेरी समझ में आया कि कैसे बोलना चाहिए। शुरू से ही हिटलर सुनने वालों में जोश भरना और उन्हें वो सुनाना जानता था जो वो सुनना चाहते थे। 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्साई की भर्त्सना करते हुए वो उसे राष्ट्र अपमान बताते हैं। कई महीनों के सलाह मशवरे के बाद जीतने वाले देश, खास तौर पर फ्रांस, इंग्लैंड और यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी पर शांति की कड़ी शर्तें लागू करते हैं, जैसे कि सारे खून खराबे के लिए सिर्फ जर्मनी ही अकेला जिम्मेदार हो। 28 जून 1919 में साइन हुई द ट्रीटी ऑफ वर्साई के तहत जर्मनी को दोषी ठहराते हुए उसे बहुत ज्यादा हर्जाना देने के लिए कहा जाता है, जिसका बोझ उसकी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा और जो आगे चलकर जर्मनी की सबसे बड़ी नाराजगी का कारण बनेगा। जर्मनी से उसकी 13% जमीन और आबादी के 10वें हिस्से को अलग कर दिया जाता है। एल्सास लॉरेन एक बार फिर से फ्रेंच हिस्सा बन जाता है और राइन के पूरे लेफ्ट बैंक से सेना को हटा दिया जाता है। उस समय की एक जर्मन फिल्म में राष्ट्रीय भूमि के विभाजन की भर्त्सना की जाती है। उसमें सबसे बुरा है 18वीं सदी में विभाजित हुए पोलैंड को फिर से बनाने के लिए जर्मनी से ईस्ट प्रशिया को अलग करना, जिससे समुद्र तक उसकी पहुंच बन जाए। द पोलिश कॉरिडोर वो मसला है जो आखिरकार द्वितीय विश्व युद्ध की वजह बनेगा। बहुत से जर्मन्स के लिए पैरामिलिट्री एंटी रेवोल्यूशनरी फोर्सेस से हथियार छीन लेने की मित्र देशों की शर्त जख्मों पर नमक छिड़कने का काम करती है। वो अपनी आंखों से अपनी सबमरीन्स, अपने बैटलशिप्स और एयरफोर्स को तबाह होते हुए देखते हैं। जर्मनी की सेना में सिर्फ 1 लाख सैनिक ही रह जाते हैं। हिटलर को उसकी मर्जी के खिलाफ सेना की नौकरी से निकालकर उथल पुथल से भरे इस बवेरियन इलाके में भेज दिया जाता है, जहां राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है। यहां उसे जर्मन वर्कर्स पार्टी DAP के एक प्रदर्शन के दौरान पहली बार फिल्माया जाता है। 1919 में ही सेना हिटलर को इस ग्रुप में शामिल होकर उसकी जासूसी करने का ऑर्डर दे चुकी थी और कोई चारा ना होने की वजह से वो ये काम जारी रखता है और धीरे धीरे एक फुल टाइम पॉलिटिकल एजिटेटर बन जाता है। राजनीतिक रूप से बवेरिया फार राइट में है, जबकि बर्लिन में सत्ता सेंटर लेफ्टिस्ट वाइमार रिपब्लिक के पास है, जिसका नाम उस शहर पर रखा गया है जहां हाल ही में नए संविधान को वोट देकर कानून बनाया गया है। एक पक्का बवेरियन बन चुका हिटलर बाकी सबके साथ मिलकर नवंबर क्रिमिनल्स के खिलाफ आवाज उठाता है, जो आर्मिस्टिस और वर्साई डिक्टाट के हस्ताक्षर करता है। आर्मी के जज्बात भी कुछ ऐसे ही हैं, खास तौर पर उन वॉर वेटरन्स के जो म्यूनिख के विशाल बियर हॉल्स में इकट्ठा होते हैं। इनमें से एक है बर्गर ब्राउकेलर, जहां अगस्त 13, 1920 को हिटलर उस लेक्चर से अपनी राजनीतिक शुरुआत करता है जिसका शीर्षक है हम एंटीसेमिटिक यानी यहूदियों के खिलाफ क्यों हैं। हिटलर के लिए इसका जवाब जर्मनी की हार के लिए यहूदियों को जिम्मेदार ठहराने के अलावा यह है कि एंटीसेमिटिज्म वो सबसे अच्छी रणनीति है जिससे नेशनलिस्ट मिलिटेंट्स को आकर्षित किया जा सकता है। हिटलर अपने छोटे से राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के रेडिकल्स को प्रेरित करता है। वो उसे अपना लीडर बनाते हैं और उसके लिए एक कार खरीदते हैं जो उसकी अहमियत का सबूत है। हिटलर अपनी पार्टी का नाम बदलता है और उसमें नेशनल और सोशलिज्म जैसे शब्द डालता है। उसका मकसद अपने दायरे को बढ़ाना और अपने एंटी कैपिटलिस्ट रवैये को जाहिर करना है। DAP अब हो जाएगी NSDAP, द नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, और इसी का अब्रिविएटेड फॉर्म है नाजी।
म्यूनिक के एक बियर हॉल में अपने छोटे से हेडक्वार्टर में वो अपनी पार्टी का एम्बलम बनाता है। वो माइन काम्फ में लिखेगा, अनगिनत कोशिशों के बाद मैंने एक लाल झंडा चुना जो हमारे आंदोलन के सोशल डायमेंशन को दिखाता है। उसमें एक सफेद सर्कल है जो हमारे राष्ट्रवाद को दिखाता है और एक स्वास्तिक जो एटर्नल एंटीसेमाइट आर्यन का प्रतीक है। अपनी मीटिंग्स की सुरक्षा के लिए वो अपना एक असॉल्ट यूनिट ऐसे स्टॉर्म ट्रूपर्स बनाता है, एक छोटी नागरिक सेना जिसकी वर्दियां वो पुराने ऑस्ट्रो हंगेरियन कस्टम्स ऑफिस के स्टॉक से लेता है। उसका रेडिकलिज्म पार्टी की सदस्यता को 2000 से 20,000 कर देता है। वो एक रेसिस्ट सेक्ट द टूल सोसाइटी की मदद से कामयाब रहता है, जिसका नाम एक मशहूर नॉर्डिक किंगडम पर रखा गया है। इस सोसाइटी के सदस्य अपने पैसों से एक अखबार शुरू करते हैं, लेकिन इन पैसों का स्रोत हमेशा सवालों के घेरे में रहा। ये पब्लिकेशन एक नए नाम वॉल्किशर बियोबख्तर यानी द रेसिस्ट पीपल्स ऑब्जर्वर नाजी पार्टी का ऑफिशियल न्यूज़पेपर बन जाता है। इसके एडिटर एल्फ्रेड रोजनबर्ग टूल सोसाइटी के एक मेंबर हैं और एंटीसेमिटिज्म के सिद्धांतकार की तरह काम करते हैं। वो शोआ के एक अहम इंस्पायरर बनेंगे। अपने स्टूडेंट डेज के दौरान टूल सोसाइटी के एक और पुराने सदस्य हैं रूडोल्फ हेस। वो हिटलर का सेक्रेटरी और सबसे ज्यादा वफादार और कट्टर साथियों में से एक बनेगा। शुरुआती मिलिटेंट्स के रैंक्स में एक और सदस्य शामिल होता है, पहले विश्व युद्ध का हीरो हर्मन गोरिंग। ये जर्मनी के सबसे मशहूर फाइटर पायलट्स में से एक है। बहुत से दूसरे वेटरन्स की तरह उसे फिर से नागरिक जीवन में लौटने में दिक्कत हो रही है। हिटलर में उसे अपने एंटी रेवोल्यूशनरी आइडियाज की छाप नजर आती है। वो नाजी हुकूमत में नंबर 2 पर पहुंचेगा और कंसंट्रेशन कैंप्स के लिए उकसाने का काम करेगा। 1922 में एक पॉलिटिकल मार्च के दौरान हिटलर गोरिंग को जनरल लूडेनडॉर्फ के साथ रखता है, जिसने अब भी अपना स्पाइक्ड हेलमेट पहना हुआ है, वेटरन्स को ये दिखाने के लिए कि उनके महान वॉर टाइम चीफ नाजीज के समर्थक हैं। लूडेनडॉर्फ उन लोगों में से एक है जो युद्ध को ज्यादा समय तक जारी रखने के लिए जिम्मेदार है। ये मानता है कि राजनेताओं ने उन्हें उनकी जीत से वंचित रखा। इस थियरी से बहुत से जर्मन जनरल सहमत हैं। राष्ट्रवादी विचारों के साथ लूडेनडॉर्फ का जुड़ना हिटलर के लिए कई नए दरवाजे खोल देता है। इस वक्त सब कुछ मुमकिन लगता है। इटली में बेनिटो मुसोलिनी की फासिस्ट पार्टी ने हाल ही में सत्ता पर कब्जा किया है। क्या जर्मनी का मुसोलिनी हिटलर होगा? सन 1923 इस बात का फैसला करेगा। जनवरी 1923 हैरान जर्मन्स लाचार होकर देखते रहते हैं जब फ्रेंच और बेल्जियन सैनिक जर्मनी के माइनिंग और स्टील प्रोडक्शन रीजन रूर को अपने कब्जे में ले लेते हैं। यह जर्मनी के उस हर्जाने को चुकाने से इनकार करने का नतीजा है जो ट्रीटी ऑफ वर्साई के तहत उससे वसूला जाना है। फ्रेंच और बेल्जियंस उस हर्जाने की भरपाई सीधे तौर पर कोयला लेकर कर रहे हैं। नतीजतन जर्मन सरकार पैसिव रेजिस्टेंस का ऑर्डर देती है। माइनर्स और रेल कर्मचारी हड़ताल कर देते हैं। फ्रेंच हड़तालियों की जगह दूसरों को ले आते हैं। जर्मन्स के लिए कोयला बिल्कुल नहीं बचा है। हालात बेहद तनावपूर्ण और खतरनाक हो चुके हैं। 10 मार्च 1923 को 17th इन्फेंट्री बटालियन के एक फ्रेंच ऑफिसर लेफ्टिनेंट पियर कुल्पां की हत्या कर दी जाती है। उनका कॉफिन कस्बों से गुजरकर घर पहुंचता है। फ्रेंच ऑफिसर्स हर उस जर्मन को पीटते हैं जिसने अपना हैट नहीं उतारा है। उस वक्त की उन कभी ना मिटने वाली तस्वीरों को नाज़ीज अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे।
हिटलर सरकार की इस कमजोरी की भर्त्सना करता है जो फ्रांसीसियों को जर्मनी से अपनी किसी कॉलोनी जैसा सलूक करने की इजाजत देती है। जर्मन सर्दी में ठिठुर रहे हैं, जर्मन्स भूखे हैं। वो फ्रांसीसियों से कोयला वापस लेने की कोशिश करते हैं। वाइमार रिपब्लिक को अपना कोयला इंपोर्ट करना होगा और हड़ताली माइनर्स को तनख्वाह देनी होगी। ये बेतहाशा खर्च टकसाल को और ज्यादा पैसे छापने के लिए उकसाता है। मार्क की कीमत बहुत गिर जाती है। एक दिन जर्मन्स 1 किलो आलू के लिए 1 अरब मार्क्स चुकाते हैं, तो अगले दिन ब्रेड के 1 लोफ के लिए 460 अरब। इस हद से ज्यादा महंगाई और बेरोजगारी के बीच बवेरियन एक्सट्रीम राइट जनरल लूडेनडॉर्फ के नेतृत्व में युद्ध की तैयारी शुरू करता है। लूडेनडॉर्फ के सहयोग से हिटलर हार के कड़वे स्वाद को चख चुके सभी वेटरन ग्रुप्स को साथ लाने में कामयाब होता है। वो एक कू डेटा की कोशिश करके पहले म्यूनिख और फिर बर्लिन पहुंचना चाहते हैं। हिटलर कहता है, हमारे लोगों की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो वो कम्युनिस्ट्स की तरफ चले जाएंगे। सेना में अपने साथियों की मदद से नाज़ीज़ बंदूकें हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। हालांकि सेना और पुलिस वैध सरकार के प्रति वफादार रहने का फैसला करती है। म्यूनिख में हिटलर के लिए सब कुछ खत्म होता दिखाई देता है, पर वो फिर भी अपनी इस कल्पना को बिखरने नहीं देता कि वो और लूडेनडॉर्फ अब भी लोगों को अपने साथ कर सकते हैं। तो वो अपने सैनिकों को खतरनाक पुलिस बैरिकेड्स की तरफ बढ़ने का ऑर्डर देता है। दोनों कैंप्स आमने सामने हैं और सफेद कोट पहने हिटलर बीच में है। असल में ये एक नाज़ी फोटो मोन्टाज है जिसे हिटलर की दिलेरी को दिखाने के लिए रचा गया था। हकीकत में वो एक बॉडीगार्ड के पीछे था जो शूटिंग में मारा गया क्योंकि पुलिस ने गोलियां चलाईं और हिटलर का 1923 का पूछ खत्म हो गया। हिटलर को गिरफ्तार कर लिया गया और नेशनल सोशलिस्ट पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। महान ऑस्ट्रियन लेखक स्टेफान ज़्वाइग ने लिखा, तो 1923 में स्वास्तिक और स्टॉर्म ट्रूपर्स गायब हो गए और हिटलर के नाम को एक बार फिर से भुला दिया गया। हिटलर की गिरफ्तारी के 3 महीने बाद म्यूनिख में पुचिस्ट्स पर मुकदमा शुरू होता है। हिटलर पर देशद्रोह का इल्जाम लगाया जाता है जिसके लिए मौत की सजा मिल सकती है। लूडेनडॉर्फ, जिसे जेल में अभी तक नहीं डाला गया है, वो अदालत में अपने वकीलों के साथ एक महंगी कार में आता है। उसे उसके शानदार अतीत को देखते हुए और क्योंकि उसके साथ अब भी कई प्रभावशाली समर्थक हैं, बिना किसी और देरी के आजाद कर दिया जाता है। उसे जल्दी ही आरोपों से बरी कर दिया जाएगा। हिटलर, जिसने अपनी जान देने की धमकी दी है, उसे एहसास होता है कि अब अदालत उतनी बुरी नहीं रही जितना उसने सोचा था। वो अपने बोलने के हुनर का भरपूर फायदा उठाते हुए सरकार और यहूदियों की निंदा और आलोचना की झड़ी लगा देता है। अचानक ही वो मुकदमा एक मंच में बदल जाता है। जजेस का रुख नरम पड़ने लगता है और अंदर आने वालों की भीड़ जमा होने लगती है। इसका नतीजा ये होता है कि फैसला उतना कड़ा नहीं है जितना कि हिटलर को डर था। उसे एक काफी आरामदायक जेल में 5 साल बिताने की सजा दी जाती है, जहां से गांव का नजारा भी दिखाई देता है। उसकी कैद के हालात किसी होटल में ठहरने जैसे हैं, जिसमें वो दिन में किसी भी वक्त नाज़ी समर्थकों से मिल सकता था। एक समर्थक तो हिटलर के लिए पत्तों का ताज भी लाया। वो हिटलर को देश की सबसे बड़ी इच्छा का अवतार कहता है। हिटलर अपनी इच्छा से कोई भी अखबार मंगवा सकता था और यहां तक कि उसने मार्क्स को पढ़ना भी शुरू कर दिया। रूडोल्फ हेस,
जिसे पूंछ में उसकी भूमिका के लिए 15 महीने की कैद हुई थी, पास की ही एक जेल में है और उस छोटे से ग्रुप में शामिल हो जाता है जो अक्सर उन राइट विंग पार्टीज की अंदरूनी लड़ाई पर बात करता है जो एक दूसरे को चीरने में लगे हुए हैं। हिटलर का वापस आना जरूरी होता जा रहा है। बाहर मौजूद उनके साथी उन्हें जेल से बाहर लाने के लिए एक स्ट्रैटेजी तैयार करते हैं। हिटलर को एहसास होता है कि उसे जल्दी ही छोड़ दिया जाएगा और उसे अपने जीवन के सिंगुलर व्यू और अपने राजनीतिक सिद्धांतों को आम करना चाहिए। नाज़ी जर्नलिस्ट्स उसकी जल्दबाजी में लिखी गई मैन्युस्क्रिप्ट को फिर से लिखते हैं। हिटलर उस बुक का नाम रखना चाहता है 4.5 years of struggle against lies, foolishness and cowardice। पर इस टाइटल के बहुत लंबे होने की वजह से इसे बदलकर माइन काम्फ यानी मेरा संघर्ष कर दिया जाता है। इसमें पूरी दुनिया के बारे में हिटलर के विचार मौजूद हैं और नाज़ीज इसे अपनी नई बाइबल बनाएंगे, होली स्क्रिप्चर्स की तरह ट्रांसक्राइब्ड और मध्यकालीन मैन्युस्क्रिप्ट्स की तरह बाउंड। हिटलर मास्टर रेस यानी लंबे कद, सुनहरे बालों वाले आर्यन जर्मैनिक रेस के संघर्ष पर दुख जाहिर करता है, अपने लिविंग स्पेस को हासिल करने की जरूरत, कम्युनिज्म को खत्म करने की बात और फ्रांस और जूस को कुचलने के लिए कहता है, जिनका हिटलर की नजर में मानव जाति से ही कोई ताल्लुक नहीं है। उस वक्त बहुत से रीडर्स उस किताब को एक पागलपन करार देते हैं, एक घातक भूल। इसकी जगह उसे ध्यान से पढ़ा और गंभीरता से लिया जाना चाहिए था, क्योंकि यही 5 करोड़ इंसानों की मौत की जड़ है। 20 दिसंबर 1924 को हिटलर को जेल से छोड़ दिया जाता है, अच्छे बर्ताव के चलते। अब वो ये ख्वाब देखने लगता है कि वो बिस्मार्क जैसे जर्मन नेशन के महान संस्थापकों का एक सक्सेसर है। वो दावा करता है, जेल में बिताए वक्त ने मेरे अंदर आत्मविश्वास और आशावाद जगाया है और ये यकीन दिलाया है कि अब मुझे कोई भी चीज हिला नहीं पाएगी। और फिर भी राजनीति के रेगिस्तान में उसका सफर अभी शुरू ही हो रहा है। माइन काम्फ नाकाम रहती है, उसकी सिर्फ 20,000 कॉपीज ही बिक पाती हैं। हिटलर अपना ज्यादातर समय बवेरिया के एक पहाड़ी गांव बेर्क्टेसगार्डन में बिताता है, जहां उसने एक छोटा लकड़ी का बंगला किराए पर लिया है। वो माइन काम्फ की दूसरी वॉल्यूम लिखता है। इसमें ज्यादातर जर्मनी के लिविंग स्पेस को रशिया में फैलाने के उसके प्रोजेक्ट की बातें हैं। इस किताब की बिक्री सामान्य रहती है 1933 में उसके सत्ता में आने तक। हिटलर के सत्ता में आने के बाद माइन काम्फ को पढ़ना लगभग जरूरी हो जाता है। जर्मन स्टेट उसे शादी के वक्त नए जोड़ों को तोहफे के तौर पर देता है। अगर ये किताब आपके बुक शेल्फ पर नहीं है तो आप पर कई मुसीबतों का पहाड़ टूट सकता है। ऐसे नहीं तो वैसे माइन काम्फ को बेचा गया और उसका कई भाषाओं में अनुवाद किया गया। उसकी रॉयल्टी बहुत ज्यादा है, जो हिटलर को एक अमीर आदमी बना देती है। 27 फरवरी 1925 को हिटलर उसी म्यूनिख बियर हॉल में राजनीति में वापसी करता है, जहां से उसने पूछ की शुरुआत की थी, और इस तरह वो सबको ये भी बता देता है कि वो नाज़ी पार्टी का लीडर है। अगले दिन एक घटना घटती है जो उसके मकसद को और आगे ले जाती है। नई जर्मन डेमोक्रेसी की पहचान वाइमार रिपब्लिक के पहले प्रेसिडेंट सोशल डेमोक्रेट फ्रीडरिश एबर्ट की एपेंडिसाइटिस का सही इलाज न होने की वजह से मृत्यु हो जाती है। जर्मन्स के लिए यह बहुत बड़ा नुकसान है। जर्मन्स को नया प्रेसिडेंट चुनना होगा और स्वास्तिक पॉलिटिकल कैंपेन के दौरान अपनी वापसी करता है। नाज़ी पार्टी पर से प्रतिबंध को हाल ही में हटा दिया गया है, क्योंकि अब उसे खतरनाक नहीं समझा जाता है, बल्कि लुडेनडॉर्फ को, जो यूनाइटेड एक्सट्रीम राइट पार्टीज के उम्मीदवार हैं, उन्हें वोटों का लगभग 1% हिस्सा ही मिल पाता है। हिटलर दिल ही दिल में लुडेनडॉर्फ की नाकामी की तमन्ना रखता था। उसे अपने उस दुश्मन से छुटकारा मिल गया था जिसके लिए उसने अधूरे मन से कैंपेनिंग की थी। अपने पॉलिटिकल इंस्टिंक्ट को जाहिर करते हुए वो कहता है, हमने उसे कहीं का नहीं छोड़ा।
वो इंसान जिसे जर्मन्स चुनते हैं वो है एक और ग्रेट वॉर कमांडर, मार्शल वॉन हिंडनबर्ग। (1870) में एक यंग ऑफिसर होने के नाते वो वर्साई के हॉल ऑफ मिरर्स में सेकेंड जर्मन एम्पायर के ऐलान के दौरान मौजूद थे। वो आर्मी को आश्वासन देते हैं और कंजर्वेटिव्स को एक करते हैं, जो लेफ्ट और बाकी के यूरोप के लिए चिंता का विषय बन जाता है। हिटलर इंतजार करेगा। नाजी पार्टी अपने कैंसर को पूरे जर्मनी में फैलाने में कामयाब रही है और अब उसकी सदस्यता 1,70,000 तक पहुंच चुकी है। हिटलर अपने स्टॉर्म ट्रूपर्स को एक वास्तविक निजी सेना में बदल देता है। इनकी उम्र बहुत कम है, लेकिन इस बात से धोखा मत खाइए, ये पैरामिलिट्री ऑर्डर क्रूर कट्टरपंथियों और कातिलों से बना है। इनकी नई वर्दी से इन्हें नया निकनेम ब्राउन शर्ट्स मिलता है। ये मुसोलिनी के ब्लैक शर्ट्स की नकल है, जिसने कुछ साल पहले बहुत कामयाबी से रोम पर आक्रमण किया था। मुसोलिनी से लिया गया एक और सिंबल है रोमन सल्यूट, बाहर की तरफ खुली बाजू और साथ में जोरदार चीख। मुसोलिनी के मामले में वो है वीवा इल डूचे। हिटलर के मामले में वो हो जाती है हाइल हिटलर, यानी लॉन्ग लिव हिटलर। ऐसे यूनिफॉर्म को जर्मन डिजाइनर्स की एक खास टीम बनाती है। मैन्युफैक्चरर्स में से एक है स्टुटगार्ट डिजाइनर ह्यूगो बॉस, जो उसे अपने एड कैंपेन्स में प्रमोट करते हैं। ह्यूगो बॉस नाजी पार्टी के मेंबर हैं। ये हिटलर की नई प्रोटेक्शन यूनिट एसएस द शूटस्टाफल की खतरनाक ब्लैक यूनिफॉर्म्स भी बनाएंगे और साथ ही हिटलर यूथ यूनिफॉर्म्स भी। ये सब कुछ बहुत महंगा है। पैसा मुख्य रूप से रैंक एंड फाइल नाजी पार्टी मेंबर्स और कुछ अमीर समर्थकों की तरफ से आता है, जैसे कि स्टील मैग्नेट फ्रिट्ज थिजन, जिनके स्टील प्लांट्स नई बंदूकें बनाने के लिए तैयार हैं। इनमें दुनिया के सबसे बड़े कार मैन्युफैक्चरर हेनरी फोर्ड भी शामिल हैं। एंटीसेमिटिक हेनरी फोर्ड नाजीज को पूरा सपोर्ट देंगे। फोर्ड वो पहले विदेशी बनेंगे जिन्हें नाजीज द ऑर्डर ऑफ द जर्मन ईगल से सम्मानित करेंगे। 1927 में हिटलर न्यूरमबर्ग को चुनता है, नाजी गढ़ और ऐतिहासिक महत्व का एक मध्यकालीन शहर, जिसका वाग्नेरियन आकर्षण डार्क एजेस के जर्मैनिक वॉरलॉर्ड्स के साथ उसके रिश्ते को जाहिर करता है। हिटलर न्यूरमबर्ग को अपनी सैद्धांतिक राजधानी कहता है। वो लीडर यानी फ्यूरर के सामने पार्टी के आज्ञा पालन को दिखाना चाहता था। अपनी पर्सनैलिटी को पेश करने की उसकी सनक में उसका साथ दिया उसके पर्सनल फोटोग्राफर हाइनरिश हॉफमैन ने। हर चीज में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाला, शुरू से ही एक नाजी, वो हमेशा अपने मास्टर के पास ही रहता है। हॉफमैन कुछ हैरान कर देने वाली फोटोग्राफ्स लेता है, जिसका मकसद ग्रेट लीडर की पर्सनल साइड को सामने लाना है। इसके पीछे नाजीज का एक और मकसद है, फीमेल वोटर्स को लुभाना। हॉफमैन की छोटी सी म्यूनिख फोटोग्राफी शॉप में हिटलर हमेशा की तरह वागनर से प्रेरित और ओपेरा सिंगर के थिएट्रिकल मूवमेंट्स से फैसिनेट होकर डोमिनेशन को जाहिर करते बहुत सारे जेस्चर्स की स्टडी करता है, जिसे वो पहली बड़ी नाजी रैलीज में इस्तेमाल करेगा। हिटलर कहता है, लोग फेमिनिन और बेवकूफ होते हैं, सिर्फ जज्बात और नफरत ही उन्हें कंट्रोल में रख सकते हैं। ही वो चीज है जिसके बीच एसए पूरे
जर्मनी में बो रही है और शुरुआत हो रही है बड़े शहरों के यहूदी इलाकों से। नफरत, यही है जिसके बीज ऐसे पूरी जर्मनी में बो रही है और शुरुआत की जा रही है बड़े शहरों के यहूदी इलाकों से। उसमें जो अभी तक एक शांत समाज है, स्टेफन ज़्वाइग हिंसा के जन्म के गवाह बनते हैं। वो लिखते हैं, वो फासिस्ट तरीका था लेकिन जर्मन स्टाइल में, जिसे मिलिट्री प्रिसिजन के साथ लागू किया जाता था। सिटी के बजते ही ऐसे ट्रक से बिजली की रफ्तार से उतरते थे, लोगों को अपने बिली क्लब से पीटते थे और फिर दूसरी सिटी की आवाज आते ही वो अपने ट्रक्स में वापस कूदकर उतनी ही रफ्तार से चले जाते थे जितनी से आते थे। लेकिन इन धमकियों और दहशत से कुछ खास हासिल नहीं होता है। 1928 में जर्मनी की लेजिस्लेटिव इलेक्शंस में नाज़ीज़ को सिर्फ 2.6% वोट ही मिल पाते हैं, यानी 10 लाख से भी कम। कम्युनिस्ट्स को इससे 3 गुना ज्यादा, सेंट्रल पार्टी को 40 लाख और राइट को 50 लाख मिलते हैं। सोशल डेमोक्रेट्स 1 करोड़ वोटों के साथ सबसे ऊपर रहते हैं। फिर भी बर्लिन की पार्लियामेंट राइख्सटाग में ये 2.6% बैलेट्स जो ग्रामीण इलाकों से आए हैं, बाहर नए नाज़ी डेप्यूटीज की शक्ल में सामने आते हैं। वो काफी ज्यादा प्रभाव डालते हैं क्योंकि लगभग सभी ने ऐसे यूनिफॉर्म्स डाली हुई हैं। उनमें है अपनी वापसी कर रहा हर्मन गेरिंग। पूछ के दौरान पेट के निचले हिस्से में चोट लगने के बाद उसका वजन काफी बढ़ गया है और वो मॉर्फिन का एडिक्ट बन चुका है। आखिरकार अब योसेफ गोबल्स को भी शानदार तरीके से राजनीति में आने का मौका मिलता है। पिछली सदी में नीचा द्वारा बनाई गई एक कहावत इस पर काफी हद तक लागू होती है। कट्टरता संकल्प शक्ति का वो अकेला रूप है जिस तक कमजोर और अस्थिर पहुंच सकते हैं। गोबल्स किसी भी तरह से लंबा सुनहरी बालों वाला आर्यन नहीं है। उसका कद छोटा है, वो लंगड़ाता है और बचपन से अपने क्लब फुट के कारण इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से पीड़ित है। हालांकि उसकी शैतानी धूर्तता उसकी इस कमजोरी की भरपाई कर देती है। ये समाज का वो बागी है जो मार्क्सवाद के साथ भी कभी जुड़ा, लेकिन अडोल्फ हिटलर से मुलाकात होने के बाद सब बदल जाता है। गोबल्स को एक रोशनी नजर आती है। गोबल्स के मैन्युस्क्रिप्ट्स को पब्लिश ना करके ज्यूज ने उसे एक महान लेखक होने से रोका था और कम्युनिस्ट समाज में फैली गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार हैं। वो कहता है, हम राइख्सटाग में भेड़ के बाड़े में भेड़ियों की तरह दाखिल होते हैं। लेकिन फिलहाल इस घड़ी में जनता या डेप्यूटीज के लिए यह समझ पाना नामुमकिन है कि उनकी इस बात की अहमियत क्या है। नाज़ीज़ के बारे में आम जनता के विचार एक अखबार फ्रैंकफुर्टर ज़ाइटुंग में व्यक्त किए गए। हिटलर की सोच और विचारों में स्पष्टता नहीं है। हिटलर एक खतरनाक पागल आदमी है। वो यहाँ तक युद्ध की विचारधारा के हर एक शब्द को फॉलो करते हुए पहुंचा है और उसे पुराने तरीके से इंटरप्रेट किया है, मानो जैसे हम रोमन एम्पायर के गिरने के वक्त के बर्बर हमलों के दौर में जी रहे हों। जर्मनी को कोई फिक्र नहीं है, अब बस कोई बड़ी तबाही ही राजनीति में हिटलर का भविष्य सुनिश्चित कर सकती है। इतिहासकार इयन कर्शॉ लिखते हैं, ग्रेट डिप्रेशन के बिना, 1929 के क्रैश के बिना, बुर्जुआजी, लिबरल्स और कंजर्वेटिव्स के अलग हुए बिना